Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's begin. I hope all of you are doing fine. आज का जो स्किल डेवलपमेंट सेशन है, इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल्स। और प्रेजेंटेशन स्किल्स में भी बेसिकली मैं जितनी हमारी डिस्कशन फोरम की प्रेजेंटेशंस हो रही हैं और जो हमारा मिशन और विजन है उसके साथ, उसकी अलाइनमेंट के साथ मैंने ये सेशन क्रिएट किया है। इट्स नॉट अबाउट वो वाली जो आप अक्सर देखते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स की। अगर आप सेशंस देखेंगे तो आपको कि कौन से कलर्स अच्छे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसे खड़े होना है, कॉन्फिडेंस, और वो सब चीज़ें तो हैं ही हैं। लेकिन मैंने स्पेसिफिकली जो फोकस किया है वो उन पॉइंट्स पे किया है जिनकी हम लोगों को ज़रूरत है और जो मुझे लग रहा है कि हम लोग मिस भी कर रहे हैं। आज का जो सेशन है वो इस बारे में प्रेजेंटेशन स्किल्स के जो मैंने ग्रुपिंग की है इसके पॉइंट्स की ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 ग्रुप्स मैंने अभी तक बनाए हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ग्रुपिंग मैंने इसलिए की है क्योंकि ये सारे मेरे नज़दीक जो ये पॉइंट्स है ना, ये ग्रुप 1 के सारे पॉइंट्स ये एक ही सेंस के अंदर आ रहे हैं। सेंस इन अ सेंस, या टाइमिंग इसकी, या इसकी जो तैयारी है, या ये थोड़ा लूप बन रहा है, सारे ओवरलैप कर रही हैं चीज़ें। ग्रुप 2 की जो चीज़ें हैं वो ओवरलैप कर रही हैं। तो ग्रुपिंग से थोड़ा सा जो है ना आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर सा बच जाएगा, इसलिए आई क्रिएटेड दीज ग्रुप्स। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही ग्रुप्स हैं, ये मेरी अपनी असेसमेंट है, तो मैं इस तरह करवाना चाह रही हूँ। आई जस्ट थॉट कि इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। ग्रुप 1 जो है उसके अंदर आप पॉइंट्स देख सकते हैं। वर्ल्ड व्यू, नॉलेज अराउंड इट का मतलब है ये सारी प्रेजेंटेशन के अराउंड की बात कर रही हूँ, ठीक है। अराउंड इट में प्रेजेंटेशन के अराउंड नॉलेज, ऑथेंटिसिटी है, ग्रोथ है, इंस्पिरेशन है, नैरेटिव है। ग्रुप 2 में जो आपको एस्थेटिक्स और ग्रामर, यहाँ पे मैंने ग्रामर का वर्ड क्यों लिखा है, ये इंग्लिश ग्रामर नहीं है। ये अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि विच काइंड ऑफ ग्रामर इट इज। आउट ऑफ द बॉक्स और योर यूएसपी इन द ऑफ द प्रेजेंटेशन, इंटरैक्शन, टोन, क्वालिटी, एम्पैथी या सब्लिमिनल मैसेज और स्लैश बॉडी लैंग्वेज। ये तीनों चीजें एक ही में मैंने क्यों लिखी है, आई विल एक्सप्लेन इंशाल्लाह। एंड देन बाइसेस हम कवर कर चुके हैं, बट प्रेजेंटेशन में हाउ वी शो आवर बाइसेस, और ये हम डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट द वे आई ऑलवेज डू कि मुझे 2-3 लोग हैंड रेज कर लें। आई वुड वांट के कॉन्वर्सेशन के थ्रू ही मैं इसको शुरू करूं। सो मुझे पता हो कि जो भी मैं बता रही हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं। सैयदा नूर, अब्दुल बासित, आप दोनों प्लीज अनम्यूट कर लें अपने माइक्स। जी वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। ओके, दैट्स गुड। प्लीज मेरे साथ ही रहिएगा। नूर, आप मेरे साथ ही हैं? नूर, वी कैन नॉट हियर यू। अब्दुल बासित, आप अपना माइक अनम्यूट रखिएगा, ठीक है। लेट्स एक्सप्लेन। सबसे पहला पॉइंट, वर्ल्ड व्यू। हाउ डू यू गाइज एक्सप्लेन वर्ल्ड व्यू? वर्ल्ड व्यू क्या होता है, और इस वर्ल्ड व्यू के वर्ड को हम कितना ज्यादा सोचते हैं और कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? हु इज गोइंग टू टेल मी? अब्दुल बासित एंड नूर, दोनों आप अनम्यूट हैं। बर्ड व्यू ये कि हाउ वी एक्सपेक्ट अदर्स टू सी हाउ वी आर प्रेजेंटिंग। हम इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगला हमें कैसा देख रहा है, दुनिया हमें कैसे देख रही है। आई थिंक यही है वर्ड व्यू। उल्टा, बिल्कुल उल्टा बोल। अच्छा ठीक है, अच्छा, इसको हाँ अच्छा, नूर आप बताएं। देखिए, वर्ल्ड व्यू मेरे ख्याल में ये होता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को एक ऐसे एंगल से देखते हैं जो सबके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा हो और सबका कॉमन एक इशू हो। तो फिर आप सबके लिए सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे अब उम्मा का जब भी हम देखेंगे तो हमने देखना है कि हमारी उम्मा को मसाइल क्या आ रहे हैं, तो हमने उस वर्ल्ड व्यू को देखना है बजाय कि अपने लोकल इश्यूज को हम डिस्कस कर रहे हो। अच्छा ठीक है, वर्ल्ड व्यू, ये नहीं रिलेट नहीं कर पा रही वर्ल्ड व्यू से। आपकी बात ठीक है, इट्स सेल्फ ठीक है, बट इट्स नॉट व्हाट वर्ल्ड व्यू इज।
वर्ल्ड व्यू का मैं जो है ना आफ्टर दिस सेशन में एक जो है वीडियो सर साहिल की भी आप लोगों को दूंगी, शायद काफी लोगों ने देखी भी हो। ही एक्सप्लेन्ड वर्ल्ड व्यू बहुत ब्यूटीफुली, ही एक्सप्लेन्ड इट। अच्छा हसनैन, लेट्स सी के उसके बाद हम डेफिनेशन पे जाते हैं। हसनैन जी। वर्ल्ड व्यू बताऊं? यस। बेसिकली ये होता है कि मैं कैसे देखता हूँ एटीट्यूड्स को, अपनी सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को, इवन एट लोकल लेवल या ग्लोबल लेवल। मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं किस व्यू में देख रहा हूँ पूरी दुनिया को, ये वर्ल्ड व्यू होता है। ठीक है, ठीक है, गुड इनफ। एक और ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास है अरीशा। अच्छा अरीशा, आपका माइक की ऑप्शन ही नहीं आ रही मेरे पास। अनीला हैदर। अनीला, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, फिर हम आगे चलते हैं। जी अनीला। आई नीड वन सुमैया, वन फीमेल। सुमैया। Yeah, यस सुमैया। I'm audible. यस यू आर ऑडिबल। वर्ल्ड व्यू Actually, क्या होता है? मुझे उर्दू भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती. I'm from Bangladesh, so all मैं तो hopefully you understand guys, मैं जो भी बोलना चाहती हूँ. ओके, World view is that according to me, जो मैंने पढ़ा था इस वक्त हम कैसे वर्ल्ड को देखते हैं. It's like it's a चश्मा that हम कैसे देखते हैं वर्ल्ड को. It means the idea of world view has a sudden once again. ओके, नहीं इट वाज प्रिसाइज। ठीक है सुमैया, इट्स डन। आपने बिल्कुल ठीक ठीक पकड़ा है आपने। मतलब यू अंडरस्टैंड कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। अच्छा, Exactly. लास्ट टाइम क्रिटिकल थिंकिंग का जो क्रिटिकल एनालिसिस का जो सेशन था हमारा आईएमएस का, उसमें हमने कॉग्निशन पढ़ी थी। सबको कॉग्निशन समझ भी आई थी, और जो भी उस सेशन में था सबको समझ आई थी। अपने चैट में आप बता सकते हैं इफ यू कैन रिमेम्बर कॉग्निशन क्या होती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या होती है। जस्ट यस और नो लिखें कि आपको अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की। नो 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 नो, यस। अच्छा, यू मिस्ड दैट सेशन मोस्टली। अच्छा यस यस भी आ गए, शुक्र है। ओके, कॉग्निशन। अच्छा, जो जिसने यस कहा है वो आके जरा कॉग्निशन, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि पहले मैं कॉग्निशन को दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इट इज रिलेटेड टू योर वर्ल्ड व्यू। कौन आएगा? शगुफ्ता अरूज। शगुफ्ता प्लीज अनम्यूट करें और एक्सप्लेन वर्ल्ड, सॉरी, कॉग्निशन टू मी, टू एवरीवन। शगुफ्ता नहीं, हनीफा। जी हनीफा, कैन यू अनम्यूट? The host is not allowing it. Now you are unmuted, Hanifa. Please explain cognition क्या होती है? Simple words में सबको समझाना है। Cognition is ability to perceive how you understand something. आपके दिमाग का जो प्रोसेस होता है किसी भी चीज को समझने का, उर्दू में बताएं हनीफा, सिंपल उर्दू में। जो हमारे जहन में जो कुछ आ रहा है ना, उसको, उस नॉलेज को प्रेजेंट करना, अपने सोच के मुताबिक अक्वायर करना, समझना, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। जो प्रोसेस है जब आप किसी भी चीज को देखते हो, सिंपल वर्ड्स में, एक बच्चा है वो देख रहा है कि एक सामने गिलास पड़ा है, वो गिलास को पहचानना, उस गिलास कितनी दूर पड़ा है, कैसा, उसकी शेप कैसी है, उसके अंदर पानी कितना है, ये सारा कुछ, ये भी जो भी प्रोसेस सोचने समझने का उसके दिमाग में प्रोसेस चल रहा है ना, वो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, कॉग्निशन होती है। ठीक है, किसी भी चीज को समझना और जो उसका जो प्रोसेस होता है आपके दिमाग में, उसको कॉग्निशन कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वर्ल्ड व्यू पे। वर्ल्ड व्यू की डेफिनेशन मैंने ये चूज करके लिखी है यहाँ पे, इसीलिए
fundamental cognitive orientation of an individual. I just hope इसको explain करते हैं, अभी इसको तोड़ते हैं. Which includes philosophy, beliefs, everyone has a worldview. छोटी छोटी चीजें मैंने 2-3 वरना worldview की अगर आप अच्छा सॉरी ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. वर्ल्ड व्यू के अगर आप जो है वो निकालेंगे डेफिनेशन, तो आपको बहुत बहुत लंबी डेफिनेशंस मिलेंगी, एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगी. लेकिन एक चीज जो चीजें हमें देखने वाली हैं वो ये है कि एवरीवन हैज अ वर्ल्ड व्यू. वर्ल्ड व्यू होता क्या है कि आपकी जो पूरी लाइफ का जो आपके बिलीव्स हैं, आपकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, जिस तरह आप जिंदगी गुजारे, और जो आपकी कॉग्निटिव ओरिएंटेशन बनी. कॉग्निटिव ओरिएंटेशन मतलब जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज बन गई हुई हैं, जिसमें अगर क्रिटिकल एनालिसिस वाला सेशन आपने लिया था, हमने कॉग्निशन थोड़ी सी एक्सप्लेन भी की है. जिस तरह हमारा दिमाग सेट हो गया, हमारी बेस सेट हो गई, हमारा जो फंडामेंटल जो ओरिएंटेशन है कॉग्निशन की, वो और उसके अंदर हमारी जो बेसिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है वो हमारा वर्ल्ड व्यू है. हमारे बिलीव्स, हम कैसे देखते हैं चीजों को. अब हर किसी का वर्ल्ड व्यू होता है, हर इंसान का एक वर्ल्ड व्यू होता है, हर इंसान की एक फिलॉसफी होती है. मुसलमान किस तरह एक जो है ना वर्ल्ड व्यू से हम लोग अटैच होते हैं किसी तरह के, जैसे हम मुसलमान हैं तो हम इस्लाम से अटैच है कि हमारी फिलॉसफी में क्योंकि इस्लाम है, क्योंकि वो हमारे वर्ल्ड व्यू कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच है. लेकिन बाकी चीजें, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमारा एक्सपोजर कितना है, हमें समझबूझ कितनी है, वो सारा कुछ सबका डिफरेंट होता है. तो कुछ चीजें आपकी कनेक्टेड होती हैं, ओवरलैप होती हैं, कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं. आपका जो दुनिया को देखने का और समझने का तरीका है वो हर किसी का अलग होता है, लेकिन बेसिक फिलॉसफीज और बिलीफ्स अक्सर लोगों के कनेक्टेड होते हैं. मैं इसको बहुत सिंपल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ताकि बड़े बड़े वर्ड्स में यहाँ पे जो है ना एक्सप्लेन करूंगी तो जरा कहीं कंफ्यूज ना हो जाए सब लोग. अच्छा, अब जो मैंने बताया है इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स. जो मैंने बताया अगर समझ आई है, अगर नहीं समझ आई तो मुझे बताएं कि वर्ल्ड व्यू का थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ है कि व्हाट इज अ वर्ल्ड व्यू. कैन आई? यस अब्दुल बासित, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी, मैं वही आपने जो बताया उसको रिफ्रेश कर रहा था कि वर्ल्ड व्यू जो मैंने पहले बोला था बिल्कुल उसका ऑपोजिट मीन्स कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं, और देखने के बाद उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं. आई थिंक दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड व्यू. हाँ, किस तरह देखते हैं और किस तरह इंटरप्रेट करते हैं. हर बंदे का ना एक सेट होता है, एक वर्ल्ड व्यू ना हर किसी का सेट हुआ होता है, और उसको चेंज जो करना होता है ना वो इंसान खुद ही करता है. अगर आपने अपना वर्ल्ड व्यू चेंज करना है या अपना वर्ल्ड व्यू एक्सपैंड करना है या उसमें चीजें ऐड करनी है, उसको चेंज करना है, समझ लें. आपको सेल्फ अवेयरनेस पहले आप लाओगे अपने अंदर कि आप पहले अपना देखो कि आपका वर्ल्ड व्यू है क्या और क्या चीजें आप मिस कर रहे हो. ठीक है, उसके बाद आप जो है ना अपना उसको चेंज कर सकते हो. हर किसी का वर्ल्ड व्यू होता है, उनको नहीं पता होता कि है नहीं है, लेकिन एक सेट आपका जो एक्सपोजर है ना वो हुआ होता है कि आपकी फिलॉसफी, आपके एथिक्स, आपकी मोरालिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, पर्पस ऑफ लाइफ, नेचर, एनवायरनमेंट, सोशल इश्यूज जो होते हैं, नॉर्म्स जो होते हैं, हमारे सब सेट होते हैं, हमारा एक वर्ल्ड व्यू सेट होता है. उसके अंदर फिर उसी वजह से जो है ना हमारे अंदर बाइसेस भी होती है ना, कि आप बाइस्ड होते हो किसी ना किसी चीज को, क्योंकि आपके वर्ल्ड व्यू में वो चीज वैसे ही सेट है. तो ये अब वर्ल्ड व्यू को प्रेजेंटेशन स्किल्स में डालने का मकसद क्या था? एनीबडी कैन अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड व्यू आप आईएमएस की प्रेजेंटेशन स्किल्स की जो है ना सेशन में डालने का मकसद कि आईएमएस ग्लोबल मिशन है हमारा. ठीक है, ग्लोबल मिशन के अंदर अगर हम अपने वर्ल्ड व्यू या उससे प्रेजेंट कर रहे हैं कोई चीज, तो हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि हमारा वर्ल्ड व्यू किस तरह का है. हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और देखने की जरूरत है और सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है. और जब हम कोई चीज भी प्रेजेंट करेंगे तो हमारा जो होराइजन होगा ना, होराइजन मतलब जो हमारी सलाहियत होगी ना चीजों को रिसीव करने की, वो वही उसी के अराउंड होगी, क्योंकि बाइसनेस क्रिएट होती है. आप उसी के अराउंड वही चीजें रिसर्च करोगे, वही चीजें देखोगे और वही चीजें अपनी प्रेजेंटेशन में डालोगे जहां तक आपकी सोच जाती है, जो आपका वर्ल्ड व्यू है.
ठीक है, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स में ना अक्सर जब आप कोई भी क्योंकि आईएमएस में ना टॉपिक्स इस तरह के प्रेजेंट हो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है, इस्लामिक फिलोसफी है, या अब हम आइडियोलॉजीज के ऊपर आ गए। जब हम आइडियोलॉजी के ऊपर आते हैं वो भी वर्ल्ड व्यू के अंदर ही आती है। तो जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हो, कोई भी आइडियोलॉजी प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप अपने वर्ल्ड व्यू से ही प्रेजेंट कर रहे हो, तो बाइसनेस नजर आती है। अगर आपका वर्ल्ड व्यू सेट नहीं हुआ, अगर आपका एक्सपोजर नहीं बढ़ा, आप अब ग्लोबल जाके चीजों को नहीं देख रहे हो, तो आप लिमिटेड हो जाते हो। ये चीजें आपकी प्रेजेंटेशन में रिफ्लेक्ट करती हैं कि कोई देख के कह सकता है कि इसका तो वर्ल्ड व्यू ही बहुत अपडेटेड ही नहीं है ये चीजों से, ये तो बड़ा वो बाइस्ड है चीजों में, इसकी तो प्रेजेंटेशन में नजर आ रहा है, इसका वर्ल्ड व्यू सेट नहीं है, डिफरेंट है, मेरे से बहुत डिफरेंट है। अब इस्लाम में क्योंकि आपने हर तरह से हर किसी को से बात करनी है और इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाना है, तो वर्ल्ड व्यू की अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कैन वी, हाँ अच्छा, क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड व्यू, इसके ऊपर अभी अभी जाते हैं कि हाउ लाइक ये आपने लास्ट सेशन नहीं लिया था ना, उसमें आपने बाइसेस और वो चीजें, आप सेशंस जो है ना सारे आप लोग अगले सेशन से पहले पिछला सेशन जो है ना वो ले लिया करें, क्योंकि वही बात है कि हम लोग उसको स्ट्रक्चर इस तरह लेके चल रहे हैं बिकॉज हमें पता होता है कि कौन सा टॉपिक हमने करवा दिया, तो अब हम ये वाला टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। वरना तो अगर ये रैंडम हम टॉपिक्स उठा लेंगे फिर तो हर टॉपिक की डेप्थ और उसका बैक एंड जो है आप कनेक्ट ही नहीं कर सकोगे। जी आमना, कैन आई ऐड जस्ट अ पॉइंट? Who is this? Wasim? Yes, please add, please. अगर yes, it's related to वर्ल्ड world व्यू, view ना? हाँ जी जी, Yeah, वर्ल्ड व्यू please. थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं इस तरह से अगर कर दूं ना कि वर्ल्ड व्यू आपका जो होता है ना, वो जब सेट हो जाता है ना बचपन में, वर्ल्ड व्यू का असर किस तरह बनता है, जिस माहौल में आप बड़े होते हैं, जिस तरह से आप बड़े होते हैं और जिस तरह से आपको सिखाया जाता है, तो उससे आपका वर्ल्ड व्यू सेट हो जाता है। कोई भी इंसान जो है ना, जब अपने जहन के मुताबिक वो गलत काम नहीं करता, वो मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे बड़ी एग्जांपल ये कि जैसे हिटलर मशहूर है कि उसने यहूदियों को कत्ल किया, लेकिन उसके हिसाब से वो ठीक था, वो उसका वर्ल्ड व्यू था कि ये लोग शरपसंद है तो इनको बस कत्ल करो, खत्म करो। या एक चोर जब चोरी करता है तो उसके पास उसकी रीजन होती है। वो हमारे लिए हमारा वर्ल्ड व्यू है कि चोरी बुरी है, लेकिन एक चोर का वर्ल्ड व्यू है कि नहीं, चोरी ठीक है, बिकॉज मैंने रहना है, सस्टेन कर, उसके बाद कोई ना कोई बहाना होगा, और वो बहाना जो होता है ना, उसके मुताबिक इंसान जो भी काम करता है, राइट और रॉन्ग, वो हर एक आप अपने वर्ल्ड व्यू के मुताबिक कभी गलत काम नहीं करते। लेकिन जो गलत काम आप कर रहे होते हैं बेसिकली, वो दूसरे के मुताबिक गलत होगा, आपके मुताबिक वो सही होगा, तो आप अपना वर्ल्ड व्यू उस हिसाब से सेट कर लेते हैं। कभी गलत सही की भी बात होती है, और कुछ आप अगर आप पाकिस्तानियों का वर्ल्ड व्यू देखें ना, तो पाकिस्तानियों का जो आपके सिर्फ उसके व्यूज ऑफ पॉलिटिक्स ही आप देख लेना, हमारे न्यूज चैनल्स, हमारे आसपास जो भी एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है हमारी, हमारा घर, हमारे रिलेटिव्स, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये सारे हमारा वर्ल्ड व्यू क्रिएट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली जैसे और हमें सिखाया जाता है कि जो जो उम्र में बड़ा है वो हमेशा सही है, ठीक है। लेकिन ये गलत भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि, लेकिन हमें हमारा वर्ल्ड व्यू इस तरह बना दिया जाता है कि जो अगर एज में बड़ा है, एज को हमने क्राइटेरिया बना लिया अपने उसमें। हालांकि वेस्ट में ऐसा नहीं होता। एनीबडी जिस जो 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 अपने जिसका पॉइंट ठीक है वो सही है। तो दैट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, सो थोड़ा सा ये बेसिक वर्ल्ड व्यू का हम लोगों ने आपको डेफिनेशन देनी थी। अब ये आज क्योंकि सेशन वर्ल्ड व्यू का नहीं है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ऊपर छोड़ती हूँ। एवरीबडी कैन यूज गूगल। अगर आप यहाँ जूम सेशन में आ सकते हैं या यूट्यूब पे ये सेशन मेरा सुन सकते हैं, तो आप गूगल भी कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। नाउ जिसको ये एक्सपोजर नहीं था कि वर्ल्ड व्यू भी कोई चीज होती है और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, अब उसको पता है। सो डू रिसर्च, डू योर ओन होमवर्क ऑन इट, और अपना वर्ल्ड व्यू जरा देखना शुरू करें कि व्हाट इज योर वर्ल्ड व्यू, और आसपास के लोगों का भी, ताकि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो। एक दिन में आपको अगर समझ आ सकती है, लेकिन आपको नजर नहीं आ सकता। नजर आपको तब आएगा जब आप सेल्फ अवेयर हो जाएंगे। जैसे आज आप सेल्फ अवेयर हो गए, अब आप ग्रेजुअली आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, जो इसकी जो एग्जांपल सर साहिल ने अपने सेशन में दी थी, वो यही थी कि एक बच्चा घर में बैठा हुआ है,
शाम का टाइम है और टीवी लगा हुआ है, माँ बाप बैठे हुए हैं और बाप जो है वो एक पॉलिटिकल जो है ना वो शो देख रहा है जिसके ऊपर दो पॉलिटिशियंस आके बैठे हुए हैं और वो लड़ रहे हैं, ठीक है, या वो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं या कोई एंकर है वो मजाक उड़ा रहा है और बाप हंस रहा है उसके ऊपर, तो बच्चे का वर्ल्ड व्यू ये बनेगा कि दिस इज हाउ पॉलिटिक्स इज, पॉलिटिक्स में ये चीजें नॉर्मल है, उसके वर्ल्ड व्यू वहां पे सेट हो गया। ठीक है, तो ये आपकी जो फंडामेंटल कॉग्निटिव ओरिएंटेशन आ गई ना, कि आपकी जो फंडामेंटल चीजें आपकी बेस है उसके अंदर ये आपके चीजें जो है ना वो सेट हो गई हैं, तो आपका वर्ल्ड व्यू वहीं पे सेट हो गया। वो आप बड़े होके जब आप अवेयर होते हो उसको चेंज करना भी बहुत मुश्किल होता है, आपको पता है कि ये बाइसेस निकालना या जो बेस बनी होती है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब ये प्रेजेंटेशन स्किल्स में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फ अवेयर ऑफ योर वर्ल्ड व्यू एंड डू रिसर्च, एक्सपोजर बढ़ाएं और जो है ना चीजों को समझना शुरू करें। अब सेकंड पॉइंट है नॉलेज अराउंड इट। आपकी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं उसमें जो टॉपिक आप लोग करते हो या कोई भी आप टॉपिक चूज करते हो, तो हम क्या करते हैं उस टॉपिक को ही सिर्फ पढ़ते हैं, उसके जो अराउंड नॉलेज होता है हम उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। हालांकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो पहले तो आपने ये देखना है कि मेरी प्रेजेंटेशन में मेरा वर्ल्ड व्यू क्या शो हो रहा है, उसके बाद मेरा जो इसके अराउंड नॉलेज है, क्योंकि क्वेश्चन से वो आपको आ सकते हैं ना, उसके अराउंड भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके प्रेजेंटेशन के अंदर कोई आपने स्टोरी डाल दी है, रेफरेंस डाल दिया, अब उस रेफरेंस में जब क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन आपकी इतनी प्रिसाइज होनी चाहिए, आप सिर्फ वो चीजें डालें जिसके अराउंड भी जो सवालों के जवाब है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पता हो। तो तीसरी चीज आ जाती है ऑथेंटिसिटी। ग्रुप 1 में अपनी तैयारी करो ना प्रेजेंटेशन की, तो ये इसलिए ग्रुप 1 है। ऑथेंटिसिटी जो है आपकी प्रेजेंटेशन की वो भी परफेक्ट होनी चाहिए। ये तो आपको पता है कि कितनी ऑथेंटिक बात आप कर रहे हो और इसके फैक्ट्स और फिगर्स और एविडेंसेस कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से आते हैं, कोई आपसे मांगता है तो आप उसी वक्त दे सकते हो। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक मोस्टली जितनी IMS की प्रेजेंटेशन हुई है सब में था ये, अल्लाह का शुक्र है। ये एवरीबडी जो आयतें थी, हदीसें थी, वो रेफरेंस के साथ थी। अब चौथी चीज आ जाती है ग्रोथ। ग्रोथ बेसिकली यहाँ पे डालने का मकसद ये है कि एक प्रेजेंटेशन से दूसरी प्रेजेंटेशन का जो सफर है आपका, अगर उसमें आपकी ग्रोथ नहीं आई, आपकी एक प्रेजेंटेशन पिछली प्रेजेंटेशन से अच्छी नहीं हुई और उसमें आपने बेहतरी नहीं की, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर आप जितनी मर्जी प्रेजेंटेशन की, तो वही बात आ गई ना, आपका वर्ल्ड व्यू एक स्टक हुआ हुआ है, आपने उसको चेंज ही नहीं किया। ये ग्रोथ को हम लोग ग्रुप 3 में भी जो है ना डिस्कस करेंगे। एंड देन इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन को यहाँ पे मैंने डेफिनेशन तो खैर आपको शो हो ही गई थोड़ी सी। इंस्पिरेशन क्या होती है ये भी समझना बहुत जरूरी है, जितना वर्ल्ड व्यू समझना जरूरी था इंस्पिरेशन समझना भी बहुत जरूरी है आपको। हु इज गोइंग टू टेल मी कि इंस्पिरेशन, एक तो ये हैंड्स पहले से रेज होते हैं, मुझे नहीं पता होता कि मुझे चैट में लिख के बताएं कि हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन इंस्पिरेशन, ताकि मैं उनको म्यूट करूँ ना, क्योंकि हैंड्स तो सबके रेज। अम्मार, अम्मार अली प्लीज। मैं आयशा फहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आयशा। Inspiration is a sort of impression what you get from others to change your thoughts. इस तरह आप इसको समझ लें सिंपल में कि हम जब किसी से मुतासिर हो जाते हैं तो उसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। उसमें इंस्टिगेशन भी आ जाती है, उसमें आपकी थॉट्स भी आ जाती हैं और इंस्पिरेशन में सब कुछ आ जाता है। जैसे आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम डॉक्टर इसरार, यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय सर साहिल। तो इंस्पिरेशन के अब लिए ये किसी इंस्पिरेशन का जो कोर है, ये देखे ना, अब ये लूप बन गया है। ये लूप्स, ये इसलिए जी मैंने कहा था कि ग्रुप्स मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि वो ओवरलैप करे। अब ये इंस्पिरेशन की जो बैक एंड है ना, वो आपका वर्ल्ड व्यू ही होता है, मोस्टली यही होता है। अगर आप बाइस्ड हैं, अगर आप
वेल Yes, अवेयर yes, नहीं yes. है, तो आप क्या करते हो, आप इंस्पिरेशन अपने वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग ही ले रहे होते हो, अपने बाइसेस की, ठीक है, कि आपकी जो Exactly. वर्ल्ड व्यू के साथ फिट चीज बैठती है उससे आप बड़ा इम्प्रेस होते हो, और उसी इंस्पिरेशन की बेस के ऊपर जो है ना आप जो है ना वो चीजें कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या चीज आती है कि इंस्पिरेशन आप कभी भी, मैं बड़ी अजीब बात करने लगी हूँ, मुझे नहीं पता इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है। इंस्पिरेशन आप कभी भी इजरायली स्कूल से या वहां से आप इंस्पिरेशन नहीं लोगे उनकी प्रेजेंटेशन से, क्योंकि वो इतने आप उस चीज के ऊपर बायस, मे भी उसके अंदर इतने अच्छे पॉइंट्स हो, मे भी आपको यू गेट टू नो समथिंग जो आप मिस कर रहे हो, बट इंस्पिरेशन में हम लोग Yeah, लेते I इतने I हो जाते totally understand. I totally understand. But हैं। आयशा, आप म्यूट हो गई हो मेरे से गलती से, प्लीज अनम्यूट करें। excuse क्या कह me, रही थी? can you hear me? यस। हाँ, एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं कि अब इंस्पिरेशन जो है वो अपनी जो है वो आप उसी सोर्स से रखें। इट कैन बी चेंज। समटाइम्स आप किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ आपका कोई कंसर्न नहीं है, यू डिडंट नो द पर्सन, द प्लेस, द थिंग, तो आप जी उससे जी भी जी, इंस्पायर होते हैं। मुझे ये लगता है कि इंस्पिरेशन एक हमेशा डिफरेंट चीज से आती है, जिनको हम जान रहे होते हैं, पहले से बुझ रहे होते हैं, जरूरी नहीं वो है, हमें पहले इंस्पायर। देखिए, हाँ मोस्टली ना अगर आप इंस्पिरेशन को पढ़ेंगी ना, तो मैं पता क्या कर, मैं क्योंकि आर्टिस्ट हूँ तो ये इंस्पिरेशन वाला पार्ट मैंने जिस तरह से देखा था, मैं जब शुरू शुरू में मैंने आर्ट शुरू की थी तो इंस्पिरेशन मैं कहाँ से लेती थी, अपने स्टाइल से जो मुझे अच्छी लगती थी। जब मैं 8-9 क्लास में थी, ग्रेड में थी, तो मुझे सारी गर्लिश चीजें और वो पिंक कलर की चीजें, तो मैंने अपनी इंस्पिरेशन भी वहीं से ढूंढनी है, ठीक है। मेरा वर्ल्ड व्यू या मेरा जो एक अपना एक सेट हुआ था बाइसिस कि मुझे यही चीजें अच्छी लग रही है, तो मैं उसी पिंटरेस्ट पे जाके उसी तरह की चीजें ढूंढ के कि मैंने क्या, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाने वाली कोई बात ही नहीं थी, कहीं के कहीं मैं कहीं और भी देख लूं, हो सकता है मुझे वहां से भी अच्छा पॉइंट मिल जाए। लेकिन इंस्पिरेशन में भी हम इतने बायस्ड हो जाते हैं, वो भी हमारे वर्ल्ड व्यू की वजह से होता है, वो हमारी जो अगर हम ग्रोथ नहीं कर रहे और अगर हम इंस्पिरेशन कहीं और से नहीं ले रहे तो हम ग्रो भी नहीं कर रहे। सो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। इंस्पिरेशन इसलिए जरूरी है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इंस्पिरेशन में, ये जो आपको डेफिनेशन नजर आ रही है ना, ये आप जब लिखोगे तो डेफिनेशन आपको सब जगह ऐसी ही मिलेंगी, ठीक है, लेकिन उसको समझना जो है ना वो दैट इज द की, कि उस डेफिनेशन को किस तरह समझा जाए। हम डेफिनेशंस को भी बायस्ड होके समझते हैं, क्योंकि जो हमें जिसका, अब जैसे वर्ल्ड व्यू की जो शुरू में 2-3 डेफिनेशंस आई थी, किसी ने पढ़ना था तो उसने वही समझना था, क्योंकि उसके दिमाग में वही सेट हुआ था कि यही वर्ल्ड व्यू है। अच्छा, refers to the process or quality of being mentally stimulated or do feel something। अच्छा, जो आपको लग रहा है, आप फील कर रहे हो या आपको अच्छा लग रहा है, क्वालिटी लग रही है, आप करोगे, स्पेशली टू डू समथिंग क्रिएटिव, क्रिएटिविटी में ज्यादा आप प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन इज अ क्रिएटिव थिंग, तो उसमें भी आप इंस्पिरेशन जो है ना उन्हीं चीजें से ले लोगे। इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज नेचर, आर्ट, लिटरेचर, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और द accomplishments and actions of others। आप मोस्टली ये कर रहे हो तो जो फील्ड में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, आप उनकी चीजें कॉपी कर रहे होते हो, ठीक है। इंस्पिरेशन जो है ना, आप कभी कभी इस तरह की भी बाइसनेस में जा रहे होते हो, हर्ड साइकोलॉजी में, कि अगर आपने कोई चीज प्रेजेंट करनी है या आपने कपड़े पहनने हैं तो आप इंस्पिरेशन लोगे जाके एक्टर्स से और एक्ट्रेसेस से, कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, वही हमारी इंस्पिरेशन। हमने उस पे भी जो है ना ताले लगा लिए हुए या अपने डोर्स क्लोज कर दिए हुए इंस्पिरेशन पे आके भी। अच्छा, inspiration offers sparks motivation, leading individuals to pursue new ideas or projects. It is a driving force behind creativity, innovations, and often results in breakthrough in various fields. जो ब्रेक थ्रू जो लोग इंस्पिरेशन से ब्रेक थ्रू करते हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी इंस्पिरेशन के डोर्स क्लोज नहीं किए हुए, ठीक है। ये होते हैं राइटर्स। कभी आप देखें ना कि जो वर्ल्ड रिनोन्ड राइटर्स होते हैं, जो नॉवेल्स लिखते हैं, जो बड़े फेमस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी जो सेटिंग होती है ना, अपनी जो इन्वायरमेंट होती है उससे बाहर निकलते हैं, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी में ना जर्मन वो आते होते थे नॉवलिस्ट और राइटर्स, और जस्ट टू गेट इंस्पिरेशन वो निकल जाते हैं पूरी दुनिया में और इधर उधर जाते हैं, अपनी अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। वो डेलिबरेटली अपने आप को जो है ना अपनी बॉक्स से निकल के बाहर जाते हैं इंस्पिरेशन लेने के लिए, कि अगर
उसी में रहेंगे तो वही वाली इंस्पिरेशन और उनकी ग्रोथ नहीं आएगी उनकी चीजों में। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स में क्यों डाल रही हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों का, कि ये सारी चीजें तो समझ आ जाएंगी लेकिन ये प्रेजेंटेशन स्किल्स में क्यों जरूरी है। ये जो सेशन है वी आई थिंक वी आर गोइंग टू डू इट इन 2 पार्ट्स। आज एक पार्ट करेंगे और नेक्स्ट में हम सेकेंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये और ग्रुप 2 मेरे ख्याल से जो है ना वो थोड़ा सा पढ़ेंगे, ग्रुप 3 एंड 4 हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन स्किल्स में डालना क्यों जरूरी है, आपकी प्रेजेंटेशंस में कैसे आपकी इंस्पिरेशन, आपकी ग्रोथ, आपका वर्ल्ड व्यू, हर चीज रिफ्लेक्ट होती है, वो हमें पता लगेगा जब हम ग्रुप 2 में आएंगे। अच्छा, ग्रुप 2 में क्या आ रहा है, एस्थेटिक्स एंड ग्रामर। एस्थेटिक्स का वर्ड किसको नहीं पता मुझे बताएं, कोई अगर कोई बता सकता है इसकी चैट में लिखें इसका मीनिंग उर्दू में, या इसको एक्सप्लेन करें उर्दू में कि एस्थेटिक्स क्या होते हैं। चमक धमक चमक धमक नहीं एस्थेटिक होता किसी है। भी चीज की ब्यूटी को कहते हैं। हाँ, ब्यूटी को कह सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, प्लीजिंग टू आईज। हाँ, हाँ, कहते हैं ना मतलब एस्थेटिकली। प्रेजेंटेबल हाँ, होना। अब ये एस्थेटिक्स स्लैश ग्रामर मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट कि एस्थेटिक्स और ग्रामर। आपने कभी देखा है कि जो हमारे पाकिस्तान में जो बस आर्ट होती है, जैसे बस आर्ट या ट्रक आर्ट कहते हैं ना, हाँ, ट्रक आर्ट होती है, और जो चिंची रिक्शा होते हैं वो किस तरह सजाए गए होते हैं, रंग बिरंगे कलर्स। अगर आप इंडिया चले जाएं तो आपको इंडिया में हर सिटी में एक डिफरेंट काइंड ऑफ एस्थेटिक्स नजर आएंगे। एस्थेटिक्स जो होते हैं ये वेरी करते हैं कि किसको क्या चीज पसंद आ रही है। ठीक है, कोई कहेगा कि ये जो है ना ये बत्ते के एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, ये बड़ा इसके इसकी जो है ना हाई क्वालिटी एस्थेटिक्स है। अब ये बड़ी नॉर्मल जो है ना हम सुनने को मिलता है कि ये बड़ा खूबसूरत काम करती है या करता है। हमारे पुराने जमाने में जब इकोनॉमिक्स की क्लासेस होती थी तो वो रंग बिरंगे जो है ना चीजें बॉटल्स के और बहुत ही घटिया क्वालिटी के हम डेकोरेशंस बनाते थे और वही हम लोगों ने सजाई होती थी। अगर अब वो कोई बना के घरों में सजाएगा तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी यूज होती है तो पेंडू है। ठीक है, ये मॉडर्न नहीं है। घर आप देख लें अपने आसपास जितने, वो जब आप एस्थेटिक्स में देखते हैं जो पुराने घर हैं वो अच्छे नहीं लग रहे, जो अब वाले न्यू मॉडर्न घर हैं, कंटेम्प्रेरी घर है, तो उनको आप अच्छा कहना शुरू हो, आपके एस्थेटिक्स चेंज होना क्यों शुरू हो गए, आपकी जो प्रेफरेंसेस है वो चेंज होना क्यों शुरू हो गई है। और ग्रामर की जब हम बात करते हैं, ग्रामर क्या होती है, जब आप सर साहिल की भी वीडियो सुनते हैं ना, जब भी सर साहिल ग्रामर का वर्ड बोलेंगे ना, जब भी नहीं मतलब मोस्टली जब वो ग्रामर का वर्ड बोल रहे होते हैं वो इस सेंस में बोल रहे होते हैं कि जो ग्रामर होती है वो आपकी पर्सनालिटी या आपकी एज वाइज, या आप कह लें कि जो इन ग्रुपिंग, किस तरह इसको उर्दू में मैं कहूँ, जनरेशन गैप कह लें, या आप कह लें कि यंगस्टर्स की ग्रामर और होगी और ओल्ड और एल्डर पीपल जो है उनकी ग्रामर और होगी, लड़कियों की ग्रामर और होती है, लड़कों की ग्रामर मतलब बात करना या बात समझ आना। जैसे आजकल जो हमारी जनरेशन जी है उनको स्लैंग्स समझ आ रहे हैं, उनको मीम्स समझ आ रहे हैं, वो उनकी ग्रामर है। अगर आपने उनको कुछ प्रेजेंट करना है या उनको लेकर आना है ना अपनी तरफ, तो आपको उनकी ग्रामर में जाना पड़ेगा। ठीक है, वोकैबुलरी कह लें, बॉडी लैंग्वेज कह लें, या इस सबको इकट्ठा कर दें तो एक ग्रामर बनती है। ग्रामर का वर्ड यूज करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है वर्ड ग्रामर का इसलिए ही नहीं यूज होता, आप कहीं सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सर साहिल भी इसको यूज करते हैं और बहुत सारे अक्सर लोग यूज करते हैं कि जो है ना आपने जब प्रेजेंटेशन देनी है तो आपने अपनी ऑडियंस देखनी है और उनकी ग्रामर के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन देनी है। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कहीं जाके ओल्ड एज होम में, तो आपके प्रेजेंटेशन के जो एस्थेटिक्स हैं और जो उसकी ग्रामर है वो सारी अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस होगी। और अगर आप बच्चों में जा रहे हैं तो आपकी जो प्रेजेंटेशन की जो एस्थेटिक्स हैं और ग्रामर है वो अकॉर्डिंग टू बच्चे होंगे, कलरफुल, ठीक है, उसके अंदर कार्टून्स और उसकी इंटरेक्शन भी उसी तरह का होगा।
तो आईएमएस में हमें, आईएमएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मोस्टली, तो वैसे मोस्टली पाकिस्तानी या वही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आप कह लें कि उन्हीं के लोग हैं, या फिर ये सब कॉन्टिनेंट ही ज्यादा है। और हम लोग कहीं ना कहीं वो एक बेस लेवल के एस्थेटिक्स या ग्रामर हमारी सेम है, लेकिन एज ग्रुप डिफरेंट है। इतना जो है ना मल्टी फेसेटेड या इतना मतंजन में कहूंगी हमारा आईएमएस में बना हुआ, माशाल्लाह, अल्लाह करे ये बड़े और हम लोग फैलें। लेकिन अब आईएमएस में जब आप इस तरह के ग्रुप को प्रेजेंटेशंस देंगे तो आपकी ग्रामर और एस्थेटिक्स ये आप कैसे डिवाइन करोगे? ये किसने लिखा है? बाइस्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री? नहीं, ये बाइस्ड नहीं है, इट्स अ फैक्ट कि आईएमएस में मोस्टली थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग हैं ना, इंडिया के, बांग्लादेश के। ये फैक्ट्स और उसकी बेस पे कह रही हूँ मैं, डेटा की बेस पे। आई एम नॉट बीइंग बाइस्ड। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड ही है, इसको तो चुटला नहीं सकते। अच्छा, मिक्स एवरीथिंग, नो, ये किसने कहा है मिक्स एवरीथिंग? वी कैन नॉट मिक्स एवरीथिंग। दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक स्लाइड हमारी बच्चों वाली बन रही हो तो दूसरी स्लाइड हमारी जो है ना वो कॉर्पोरेट लेवल की बन रही हो। ड्यू टू लैंग्वेज ऑफ, अच्छा, और क्या आंसर आ रहे हैं मेरे पास कि यहाँ पे जब आईएमएस में आप प्रेजेंटेशन देते हो, यहाँ पे एक चीज आपने जो है ना वो देखनी है, कॉमनैलिटीज, कॉमन चीजें देखें। आम आईएमएस, सारा आईएमएस किस चीज के ऊपर कनेक्ट करता है, और आईएमएस की मेजॉरिटी कौन लोग हैं हमारे पास? यंगस्टर्स ज्यादा हैं या पुराने लोग ज्यादा हैं? हमारा वर्ल्ड व्यू एक बेस तो हमारी मैच हो रही होगी ना। टारगेट ऑडियंस की ही बात करें ना आयशा, हम लोग आईएमएस की जो ऑडियंस है दैट इज वेरी डिफरेंट, बहुत मिक्स है। इसको इंटेलेक्ट लेवल चेक करेंगे, आईक्यू चेक करेंगे, अच्छा सिंप्लीफाई करेंगे, किसी एक ने कहा है फारा, यस। अब आईएमएस की प्रेजेंटेशंस में जब आप देखते हो, अब मेरी प्रेजेंटेशन देख लें, ये मेरी प्रेजेंटेशन कुछ लोग कहेंगे कि बहुत ही सूखी प्रेजेंटेशन, बिल्कुल ड्राई, कुछ नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन मैंने उसको बैलेंस कहाँ किया हुआ है? मैंने उसको बैलेंस किया हुआ है इंटरेक्शन में। ठीक है, अब मेरी प्रेजेंटेशन को मैंने सिंपल रखा हुआ है, इंटरेक्शन को मैंने बढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे लोग इंटरेक्शन से जो है ना सीखेंगे, बजाय इसके के रंग बिरंगे कलर से। ये मेरा अपना ओपिनियन है। ठीक है, फॉर्मल करके और इंटरेक्शन बढ़ा के, ये मुझे लगता है कि आईएमएस की ग्रामर ये ज्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन देयर आर मल्टीपल वेज। अब क्योंकि अब आपको ये चीज पता है कि आपने ये चीज ख्याल, अभी तक क्या हो रहा है कि हम प्रेजेंटेशन जो आईएमएस की देख रहे हैं ना, हर कोई अपने वर्ल्ड व्यू से बना रहा है प्रेजेंटेशन। उसके लिए जो एस्थेटिकली प्लीजिंग है वो उस तरह की प्रेजेंटेशन बनाता है, बजाय इसके कि हम देखें कि हमारी ऑडियंस क्या है, और हम लोग प्रेजेंटेशंस को सिंपल करना शुरू करें, कंटेम्प्रेरी करना शुरू करें, कि हर तरह की ऑडियंस को वो चीज अगर बहुत पसंद नहीं आ रही तो बुरी भी ना लगे। हमारा मकसद ये है कि हमारी प्रेजेंटेशन किसी को बुरी ना लगे। बहुत अच्छी लगना इज नॉट, वो हर किसी को बहुत अच्छी नहीं लग सकती, लेकिन एटलीस्ट हमारी प्रेजेंटेशन का जो व्यू है या एस्थेटिक्स है वो इस तरह के हों कि वो कोई उससे बोर ना हो जाए या उसको बुरा ना लगे। So this is something we need to take care of, that we are not taking. This is my personal opinion. अगर एक बंदे का भी या दो बंदों का भी ओपिनियन है तो इसका मतलब है कि something needs to be changed, कि आपकी presentations बेस लेवल पे सबको बुरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने वर्ल्ड व्यू से नहीं बनानी, आपने दूसरों के लिए बनानी है। तो कीप दिस इन माइंड। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स मैंने पॉइंट क्यों डाला है? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। ओके, किसने लिखा योर प्रेजेंटेशन इज डिफिकल्ट? अच्छा, डिफिकल्टी इज समथिंग एल्स। अगर आपको वो उसका कंटेंट समझ नहीं आ रहा है, मैं समझाने का तरीका, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो आप फीडबैक में लिखोगे कि समझ नहीं आया। लेकिन हम लोग इस वक्त एस्थेटिक्स और ग्रामर की बात करें, कि अगर मेरी ग्रामर आपको समझ नहीं आ रही है, कि भाई मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ और जितना सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ फिर भी आपको चीज़ों की समझ नहीं आ रही,
या आपको एस्थेटिक्स जो है ना वो चुभ रहे हैं आंखों को, ठीक है। अब रंग बिरंगी प्रेजेंटेशंस बनाएंगे ना, अक्सर लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, मैंने प्रेजेंटेशंस यहाँ आईएमएस की बात नहीं करी हूँ, और जगह भी इस तरह भी देखी है कि ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर रेड कलर का लिखा हुआ है, या पीछे एक बिल्कुल जो है ना बहुत बहुत बिजी और बहुत रशी प्रेजेंटेशन है। हम लोग तो उसको देख लेंगे, समझ लेंगे हम, कुछ कुछ लोग होते हैं क्वालिटी के ऊपर, मैं हमेशा क्वालिटी के ऊपर जाती हूँ कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं वो बोर होके छोड़ के चले जाएंगे, और मोस्टली ये वो लोग होते हैं जो जिनका जो है ना वो एस्थेटिक्स जो है ना वो मैच नहीं कर रही होती। वो कहते हैं कि ये क्या है, ये मतलब कलर्स नहीं अच्छे लग रहे, उनके वैसे ही कॉर्टिसोल हाई हो जाते हैं रेड कलर देख के, ऑरेंज कलर देख के। तो दिस दिस इज समथिंग वी नीड टू क्योंकि अब हम सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना एक किस्म का सारा मैसेज फैला रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हमें ये चीजें जो है ना अपने जहन में रखनी है कि जितना उसको प्लीजिंग बना सकें, एस्थेटिकली प्लीजिंग बना सके उतना बनाए। So we care people, not about the truth. मदिया ये किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रही हैं? मदिया प्लीज कम ऑन स्पीकर, एक्सप्लेन इट टू मी कि आपने क्या लिखा है। मदिया अनम्यूट करें प्लीज। अच्छा, जो मुझे समझ आया इसको मैं एक्सप्लेन करी। मदिया इज नॉट अनम्यूटिंग, मे बी शी इज समवेयर नॉइजी। मदिया ने लिखा है कि हम लोग लोगों की फिक्र करेंगे, अपने काम की फिक्र नहीं करेंगे। हम लोगों ने अब लोगों की ही फिक्र करनी है। हम अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमारा प्रेजेंटेशन देने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा मैसेज पहुंचे, और अगर हमारा मैसेज किसी को इस वजह से, सिर्फ छोटी छोटी चीजों की वजह से कि हमने अपनी उसको इतना बिजी और रशी बना लिया है, तो उसको चेंज करना, जितनी हमने मेहनत उस चीज के ऊपर करनी है ना, इतने ज्यादा कलर्स लगाने पे उससे कम मेहनत लगनी है कि अगर हम उसको इस तरह का बनाएं एस्थेटिकली प्लीजिंग कि सबको समझ आए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, पीपल आर इम्पोर्टेंट, ट्रूथ तो इम्पोर्टेंट है, कंटेंट तो ऑब्वियसली, कंटेंट की तो मैं बात ही नहीं करी। कंटेंट तो हमारा आईएमएस में जिस तरह का आ रहा है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन आ रही है। आई एम माई सेल्फ लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू गाइज। तो लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स की जो है वो मुझे लगा कि इट्स इम्पोर्टेंट, और काफी रिक्वेस्ट भी आई थी। सो अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स पे आ जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स और यूएसपी। अच्छा, हम आउट ऑफ द बॉक्स पे आते हैं। मैं बात करी थी कि आईएमएस का जो डिस्कशन फोरम है उसका हमने टाइम जो है ना वो 10 मिनट का भी कर दिया है। अब 10 मिनट अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन मुझे अभी तक कोई एक भी प्रेजेंटेशन, मैं ये अपनी बात कर रही हूँ, आप लोग मुझे बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हो कि मैं क्यों इतनी चीजें बात कर रही हूँ इतनी चीजों पे। कोई भी एक भी प्रेजेंटेशन इंटरैक्टिव नजर नहीं आई। यू कैन ऑलवेज यूज द चैट, आप लोगों ने इंटरेक्शन बनाया ही नहीं। उसकी एक वजह, आई अंडरस्टैंड कि सब कहेंगे कि टाइम बहुत थोड़ा है, 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स, लेकिन 10 मिनट्स में अगर आप प्रेजेंटेशन, जरूरी नहीं है कि आपको कहा गया है कि टास्क 6 पे या टास्क 7 पे प्रेजेंटेशन करनी है, तो उसका कोई एक छोटी सी टॉपिक पकड़ के उसको एक्सप्लेन करें, उसको डिटेल में लेके जाएं ताकि सबको समझ आए, और उसमें इंटरेक्शन ऐड करें। नोबडी थॉट ऑफ इट कि हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नया, कुछ उसके अंदर ऐड करें, कुछ इंटरेक्शन ऐड करें। सर थर्ड पॉइंट हमारा यही है कि इंटरेक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स बाद में आते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान ही आस्क 1-2 क्वेश्चंस चैट में आप कर सकते हो, चलो ठीक है, अनम्यूट नहीं कर सकते, टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, बट नोबडी थॉट ऑफ इट, आई एम जस्ट सेइंग। तो और दूसरी बात ये यूएसपी जो होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो पता लगनी चाहिए कि हर एक जो डिजाइनर होता है, जो प्रेजेंटर होता है, जो राइटर होता है, कंटेंट क्रिएटर होता है, उसकी एक सिग्नेचर स्टाइल होता है जो पता लग जाता है प्रेजेंटेशन देख के कि ये किसने बनाई है और ये कौन प्रेजेंट कर रहा है, या अगर ये बंदा प्रेजेंट कर रहा है तो इसका स्टाइल क्या होगा। जैसे अब मेरा, आप लोगों ने 3-4 सेशंस ले लिए हुए हैं, तो आपको एक मेरा स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग या स्टाइल ऑफ गिविंग सेशंस पता है, अंडरस्टैंड करते हो, आई थिंक अंडरस्टैंड करते हो। अच्छा,
यूएसबी नहीं है, यूएसपी है। यूएसपी होता है यूनिक सेल पॉइंट। अच्छा आयशा प्लीज एक्सप्लेन करें यूएसपी क्या होता है आसान लफ्जों में। आयशा जबीन अनम्यूट। हु एल्स कैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आयशा सबको एक्सप्लेन करेंगे हाँ आउट ऑफ द बॉक्स के साथ यूएसपी मैंने क्यों लिखा है, एक तो ये चीज और यूएसपी होता क्या है। और यूएसपी यही जिसे ना हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। जैसे हम अगर कोई प्रोडक्ट अपनी सेल कर रहे हैं ना, तो उसमें हम कहते हैं जैसे डॉलेंस रिलायबल है, उनको एक लोगो होता है जिसपे उस पेज के ऊपर वो अपनी प्रोडक्ट या अपनी बात को समझाना चाहते हैं, अगर हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। और यहीं आउट हम्म ऑफ द बॉक्स आप जाके अगर हम कह रहे हैं कि हम बिल्कुल एक अलग सी बात अपने ऑडियंस को, जो कि हमारा पर्पज यही है, जहाँ पे अपने सब लोगों को लाना चाहते हैं, तो एक उनके लिए आउट ऑफ द बॉक्स ही होती है ना, तो उनको हम उस तरह से ला सकते हैं कि उनको एक किसी एक पॉइंट पे हम मुत्तफिक कर सके अपनी बात से। या थैंक यू जज़ाकल्लाह खैर। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये किसने लिखा है हसनैन ने। मंजन बेचने का स्टाइल यू कैन से जरा हटके। वेरी वेल डन। यस अपना मंजन बेचना बेसिकली ये है कि यूएसपी जो है आपकी प्रेजेंटेशन की, आपका स्टाइल और आपका जो एक इंटरेक्शन का या आपका एक यूनिक जो चीज होगी ना उसके अंदर सिग्नेचर जो होगा किसी भी आर्ट का। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो एन आर्ट, या राइटिंग स्किल्स या कंटेंट वो होना चाहिए। ठीक है उससे एक अपना एक इन्फ्लुएंस आपका एक क्रिएट होगा उसकी बेस के ऊपर भी। फिर बात आ जाती है टोन की। ठीक है कुछ प्रेजेंटेशंस में तो बहुत जबरदस्त टोन और वो सब कुछ है, कुछ प्रेजेंटेशंस मोनोटोनस चल रही हैं। ठीक है तो मेरे ख्याल से आप लोग या फिर रिहर्स नहीं कर रहे हो, या फिर रिहर्स कर रहे हो तो फीडबैक नहीं ले रहे हो, या फीडबैक ले रहे हो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये चीज इससे क्या हो रहा होता है जब आप मोनोटोनस जाते हो ना, तो ये जो जो होते हैं ना यंगस्टर्स, उनकी ग्रामर क्योंकि बहुत फास्ट हो गई हुई है। पीपल लाइक अस हु आर डोपामिनर्जिक, जहां पे जरा सी टोन मोनोटोनस होती है हमारा जो इंटरेस्ट है वहीं हम लूज कर जाते हैं और हम लोग जोन आउट हो जाते हैं। तो ग्रामर और एस्थेटिक्स में आपने यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी टोन क्या है। ठीक है ये आप इंटरेक्शन कितना कर रहे हो, आपकी यूएसपी क्या है, तो आपकी ऑडियंस ताकि आपकी प्रेजेंटेशन के साथ अटैच रहे। तो ये सारे जो है ना पॉइंट्स आज हम लोगों ने बस यही करने हैं। ग्रुप 3 हम लोग सेकंड में करेंगे। आई थिंक इट्स गेटिंग ओवरवेल्म्ड, पीपल आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड। ठीक है तो क्रिएट इंटरेस्ट या टोन में आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली ये होता है कि जब आपकी आईएमएस में, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आईएमएस में हर तरह का बंदा है। तो आपकी जो टोन है वो इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह की कोई टोन आप अपनी रखें कि हर किसी को ना ही वो बुरी लग रही हो, ना ही बहुत ज्यादा जो है ना वो एक ही ग्रामर के लोगों की टोन हो, बाकी लोग उसको समझ ही ना पा रहे हो। तो ये चीज जो है ना अगर आपने किसी कॉर्पोरेट में या जो पुराने जमाने होते थे जैसे प्रोफेसर्स बैठे हुए उनके साथ सामने जब आपने जो है ना स्पीच देनी होती है, या जब आप उनको देखते हैं हमारे गवर्नमेंट इदारों को जिन्हों को समझाते हैं स्पीच है, तो उनकी एक ग्रामर होती है। ठीक है गवर्नमेंट इदारों की या ब्यूरोक्रेट्स की एक ग्रामर होती है, उसी ग्रामर में वो चीज एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों को या जिस जगह वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उस ग्रामर में करना जरूरी होता है। लेकिन हम लोग कर रहे हैं आईएमएस का काम, आईएमएस का मिशन और विजन अगर आप देखें तो वी नीड टू इन्फ्लुएंस पीपल, वी नीड टू अट्रैक्ट एवरी एज ग्रुप। ओके नेक्स्ट इज क्वालिटी। क्वालिटी में ना आगे ग्रुप 3 में भी है टेक्निकलिटीज और क्वालिटी। क्या हो रहा है कि ग्रुप में अगर आपकी एक तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आ रहा है, इतनी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशंस मैंने देखी हैं, डिटेल्ड काम हुआ हुआ रिसर्च हुई है, लेकिन कोई विजुअल ही नहीं है। दे आर जस्ट इतनी तैयारी करके भी यू कैन एटलीस्ट क्रिएट अ वन पेजर। अगर आप एक ये देखें, मैं अभी इतना बोल लिया मैंने और मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है तो इस पेज को बनाने में मेरे लिए 5 मिनट लगे होंगे। तो एटलीस्ट आप ये तो बनाए ना ताकि ऑडियंस किसी चीज से तो अटैच रहे ना कि अच्छा हम अब ये पॉइंट कर रहे हैं, हम ये पॉइंट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं।
लोग आ रहे हैं और इतना अच्छा माशाल्लाह वो काम और बोल के जा रहे हैं, लेकिन कोई विजुअल्स नहीं है, 0 विजुअल्स। तो उससे जो उनकी मेहनत है ना काफी हद तक इफेक्ट आ रहा है और उनको पता नहीं लग रहा, क्योंकि शायद उनका वर्ल्ड व्यू इसी पे सेट हुआ हुआ है कि अगर मैं इसी तरह जो है ना प्रेजेंट कर दूंगा तो ये ठीक है। ठीक है, तो आपकी जो क्वालिटी, आपकी आवाज की क्वालिटी आपने चेक करनी है रिहर्सल्स में। आपकी वी आर मेकिंग यू टीम लीडर्स, not just for IMS, for the whole world। तो you need to understand कि कितना important है कि discussion forum में आपकी ये जो skills हैं वो polish हों, because you need to present and you need to influence the whole world, इंशाल्लाह। सो क्वालिटी आपकी जो प्रेजेंटेशन की क्वालिटी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आपकी कितना क्लियर है। मोबाइल के ऊपर अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो तो ट्राई कि आपके ग्रुप में कोई एक लैपटॉप मिल जाए, या आप प्रेजेंटेशन पहले से भेजो और ये रिक्वेस्ट करो कि वी नीड कि आप स्क्रीन शेयर आप करो, ताकि पूरी तरह अच्छी तरह स्क्रीन शेयर हो, आपकी चीजें नजर आए, जूम इन हुआ हो, सबको पता लग रहा हो लिखा क्या हुआ है, स्क्रॉल ऊपर नीचे ना हो रहा हो, बीच में किसी और के मैसेजेस ना शो हो रहे हो। तो ये सब चीजें आपका इतनी मेहनत जो है वो जाया चली जाएगी अगर आपकी क्वालिटी नहीं होगी उसमें। तो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। साइकोलॉजी, ये जो ग्रुप 2 है ना, इट्स ऑल रिलेटेड टू साइकोलॉजी। ठीक है, तो अगर आपने साइकोलॉजी नहीं पकड़ी किसी की, अपनी ऑडियंस की, तो कोई फायदा नहीं आपका काम करने का। काम ग्रुप 3 में काम आएगा। ग्रुप 3 अगर ग्रुप 1 में अगर आपके जो है ना नैरेटिव भी सेट है, वर्ल्ड व्यू भी सारा कुछ सेट है, लेकिन आपने इन चीजों पे काम नहीं किया, तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि जो जिनको आप कर सकते थे इन्फ्लुएंस, वो नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे अब हम 2 चीजें रहेंगे, 2 पॉइंट्स, एम्पैथी, सब्लिमिनल मैसेजिंग / बॉडी लैंग्वेज। ये तीनों चीजें एक ही लाइन में मैंने क्यों लिखी हैं, एनीबडी कैन टेल और एनीबडी कैन सेंस, मुझे मैसेज में बताएं। आई वांट टू अनम्यूट दैट पर्सन। कि एम्पैथी का सब्लिमिनल मैसेजेस के साथ और बॉडी लैंग्वेज का क्या ताल्लुक है? हु वांट्स टू एक्सप्लेन? अब्दुर्रहमान, can you please unmute and explain what you wrote here? That is very much related. हमें लिंक क्रिएट करना होता है इमोशनल एज अ, कि हम दूसरे बारे में जो टॉपिक हमने क्रिएट किया उसकी रिलेटिबिलिटी दूसरे ऑडियंस के साथ क्या रिलेट कर रही है, कि वो उसको ऐसा अंडरस्टैंड किस तरह से करेंगी। अगर वो कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको फिजिकल वॉरफेयर पे मदद करता है, तो उसको आपने एज अ फर्स्ट स्टेप क्या लेके जाना है, ताकि वो आगे जो भी इंटरेस्ट क्रिएट करे तो उसको एज अ टेक ओवर कर सके वो सामने वाला बंदा। आपने जो वर्ड लिखा था वो बताएं, अभी चैट में आपने क्या लिखा था? इमोशनल लिंकिंग, जैसे आपने कोई भी इमोशनल लिंक क्रिएट करना है, जैसे आपको कोई भी एज अ सिचुएशन आती है आपकी पर्सनल लाइफ में, तो एज अ दूसरे में कितना रिलेट कर सकेंगे वो ऑडियंस हम मुझसे, तो उसको आप एज अ एग्जांपल बना के लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। ठीक हो गया। एम्पैथी, सब्लिमिनल मैसेजिंग को कौन एक्सप्लेन करेगा? एनीबडी कैन एक्सप्लेन उर्दू, सिंपल उर्दू में, कि सब्लिमिनल मैसेजिंग का मतलब क्या होता है? अब्दुल्ला, थैंक यू अब्दुल्ला फॉर राइटिंग इट। मैमुना उर्दू में एक्सप्लेन करें। नॉन वर्बल क्यूज भी जो है ना वो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है, जिसको वो नहीं समझ आएगा उसको ये भी समझ नहीं आएगा। मैमुना प्लीज अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम। सब्लिमिनल को जिस तरीके से हमने पढ़ा था, सब्लिमिनल दैट वाज काइंड ऑफ, वो इस तरह की मैसेजिंग थी कि आप विजुअली कुछ नहीं दिखा रहे होते, लेकिन आप फिर भी जहनों को टारगेट कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, हमने मार्केटिंग में पढ़ी थी कि once द कंपनी ऑफ लोग नॉर्मली सिनेमाज में जाते हैं, तो विद जो वो मूवी चला रहे होते हैं उसके साथ वो इतनी तेजी से वंस लाइक उन्होंने वो विजुअल्स वो इतनी तेजी से चला रहे थे कि जो अपरेंटली नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वो कन्वे जरूर हो रहे थे, एक पॉपकॉर्न का बॉक्स और एक कोक की बॉटल। तो बेसिकली दैट वाज सब्लिमिनल मार्केटिंग।
दैट वाज काइंड ऑफ दैट, उससे उनकी सेल इंक्रीज हुई। तो डेफिनेटली द सब्लिमिनल मैसेजिंग, यहाँ पे अगर इसको मैं उस चीज से उस तरीके से रिलेट करना चाहूँ, तो आई थिंक एम्पैथी, सब्लिमिनल मैसेजिंग, बॉडी लैंग्वेज के आप ऑडियंस को ये अपनी बॉडी लैंग्वेज से समझा रहे हैं कि आपका उनका भी जो समझने का लेवल है वो आपको समझ आ रहा है, और आप उनके मसले को क्रिटिसाइज करते हुए, मतलब उनका क्या टारगेट पॉइंट है कि वो समझ सके, और मेरा टारगेट है कि मैंने Okay. समझाना है। तो इट Thank क्रिएट you. अ कनेक्शन both of it. Okay, बिल्कुल। thank you. If it is enough. थैंक यू मैमुना। अच्छा, एक चीज जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन तीनों चीजों को मैंने रिलेट इसलिए किया है कि सब्लिमिनल मैसेजिंग जो होती है, एक तो वो आपके कॉन्शियस लेवल पे नहीं होती, ठीक है, आपके सब कॉन्शियस में वो जा रही होती है। आप मतलब दिखा के वो चीज नहीं करते हो, हमें पता नहीं लग रहा होता जब हमें कोई सब्लिमिनल मैसेजिंग कर रहा होता है ना, मूवीज में भी जब चल रही होती है, तो वी डोंट अंडरस्टैंड। बच्चों के कार्टून्स में ये बहुत चीज जो है ना वो आपको देखने को मिलेगी, सब्लिमिनल मैसेजिंग के बैकग्राउंड में कुछ है, कलर स्कीम्स या कोई डायलॉग्स इस तरह के कि बच्चे को समझ नहीं आ रही लेकिन उसके सबकॉन्शियस में वो चीज बैठ रही होती है। तो सबकॉन्शियस मतलब ये मैंने, अब ये जिसने नहीं पढ़ा, ये बाइसेस वाला जो लास्ट जो सेशन था वो प्लीज लें, तो आपको थोड़ा सा जो है ना ये इन चीजों की समझ आएगी जो मैं अब टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ, बिकॉज समझाने में बहुत देर लग जाएगी। तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है या आपका जो बैक एंड है दिमाग का, जो जिसमें आप जो है ना, लाइव बोल रही थी। थैंक यू। सामने नजर नहीं आ रहा होता लेकिन दिमाग में वो चीजें बैठ रही होती हैं, मैसेजिंग आपकी जारी होती है, हिडन ये आप कह लें, नॉन। असद अली उर्दू में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं। असद अली, अच्छा एक्सप्लेन करें फिर मैं इसको कंक्लूड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। असद, सब्लिमिनल मैसेजिंग जो है ये बेसिकली आपके जो सबकॉन्शियस माइंड, आप उसको कह रही है, इसको लाशऊर कहते हैं कि ये विजुअली भी हो सकता है, ये साउंड वेव्स के थ्रू भी हो सकता है, ये एक्शंस बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन ये आपके जो कॉन्शियस माइंड होता है उसके ऊपर नहीं, ये बल्कि आपके फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स, सेकंड मेंटल रिस्पॉन्स, थर्ड मेंटल रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो उनको ट्रिगर करता है। जब आपके किस बच्चे को, बड़े को, या किसी को भी विजुअल इफेक्ट के थ्रू या साउंड एनर्जी के थ्रू या फ्रीक्वेंसीज के थ्रू आपके जो लाशऊर को ट्रिगर करके उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है आपके शऊर को बताए बगैर, वो आपके मेंटल रिस्पॉन्सेस को आपके इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब आप इमरजेंसी में आते हैं या फिर आपके ऊपर डिसीजन पावर कोई लेनी होती है, उसके ऊपर जो इफेक्ट डालता है वो ये आपके सब्लिमिनल मैसेजेस जो हैं ये करते हैं सबकॉन्शियसली। बिल्कुल ठीक हो गया। ये थोड़ी सी आपने साइंस बता दी है, थोड़ा लोग कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन आपने उर्दू में जो है ना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि लाशऊरी तौर पे कि आपको शऊर नहीं होता लेकिन आपको वो मैसेजिंग जारी होती है आपके दिमाग में। अब मैंने इसको एम्पैथी के साथ और बॉडी लैंग्वेज के साथ क्यों कनेक्ट किया है, अब हमने अपने एंड पे प्रेजेंटेशन स्किल्स में ये कैसे चीज ऐड करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब्लिमिनल मैसेजिंग ऐड करें, मैं ये कह रही हूँ कि ना ऐड करें। कभी कभी हो रहा होता है कि हमारी प्रेजेंटेशन को हम क्रिटिकली एनालाइज ही नहीं करते अपनी रिहर्सल्स में कि अब हम कोई सब्लिमिनल मैसेज तो नहीं इसमें दे रहे, किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, तो वहां पे हमने एम्पैथी दिखानी होती है। और हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी जो बात करने का अंदाज है, हम लोग कभी बात करते करते ना, ये अपनी बाइसेस में होता है, ये अपने वर्ल्ड व्यू में होता है। जैसे अगर सुन्नी प्रेजेंटेशन दे रहा है तो जैसे ही जरा कोई अगर शियों का टॉपिक आ गया, कोई हदीस आ गई, कुछ आ गया, तो उसने ना चाहते हुए भी ना कुछ ऐसी टोन, जब वो बोल रहा होगा वो टोन ऐसी उसने इस्तेमाल करनी है कि जितने वहां पे अहले तशरीह होंगे उनको हर्ट हो जाएंगे। अगर अहले तशरीह दे रहे हैं तो वो ना चाहते हुए भी जो है ना वो सब्लिमिनल मैसेज दे देते हैं, ठीक है, कि कोई ऐसी चीज उसके अंदर ऐड कर देंगे या कुछ। ये कभी कभी हमसे भी गलती से हो जाती है प्रेजेंटेशन में। तो वी नीड टू एम्पैथाइज, हमारा जो मिशन विजन है दैट इज अबव दिस, ये इससे बहुत ऊपर की चीज है वो। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना है कि अगर हम लोग दावा का भी काम कर रहे हैं या अगर हम कोई किसी को टीच कर रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो कहीं हम लोग ना चाहते हुए बगैर हमने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन को एनालाइज ही नहीं किया और हमने इस तरह के मैसेजेस या हमने एम्पैथी शो नहीं की, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी टोन या हमारी किसी भी चीज में वो चीज आ गई है जिससे हमारी आधी ऑडियंस गायब हो गई है या उसको उनको बुरा लग गया,
और फिर जब वो हमें फीडबैक दे रहे होते हैं तो भी हम उनको बजाय ये एम्पैथी दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये मैंने सोचा नहीं या मैंने देखा नहीं, हम लोग उसको डिफेंसिव हो के नहीं मेरा तो ये मतलब नहीं था, आपने ये मतलब क्यों समझा। वो फीडबैक में हम इंशाल्लाह वो करेंगे, फीडबैक का बड़ा लंबा सेशन है कि फीडबैक कैसे लेना और देना है, तो उसमें फिर हम लोग और डैमेज कर देते। तो आई होप कि आप सबको मेरी ये बात समझ आई होगी कि ये तीनों चीजें क्यों रिलेट कर रही हैं, एम्पैथी, सब्लिमिनल मैसेजिंग एंड बॉडी लैंग्वेज। तो अब जब आप प्रेजेंट, और नीचे एंड पे मैंने बाइसेस डाला है, अब बाइसेस जिसने नई सेशन लिया वो सेशन ले, बाइसेस आपकी प्रेजेंटेशन में शो हो रही हैं नहीं हो रही, दिस इज ऑल्सो यू नीड टू क्रिटिकली एनालाइज। और जिसको समझ नहीं आ रही बाइसेस क्या होता है, कैसे होती हैं, किस तरह की होती हैं, वो जो है ना लास्ट सेशन जो है ना वो अटेंड करे, उसके बाद बाइसेस के ऊपर रिसर्च करे, अपने ग्रुप में बात करे। इतना कुछ है आप लोगों के पास पढ़ने को। तो ग्रुप में अगर टास्क नहीं भी चल रहे हैं या टास्क चल भी रहे हैं तो उसमें भी ये चीजें ऐड किया करें और देखा करें। और जब आपने खुद किसी की प्रेजेंटेशन देखनी है तो आपने ये सारी चीजें देखनी है। क्यों देखनी है? क्योंकि आपने फीडबैक देना है। क्यों देना है आपने फीडबैक? ये सारी गलतियां निकालनी क्यों है? इतनी इंपॉर्टेंट है ये चीज कि फीडबैक वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि फीडबैक हमारा एक दूसरे को देना क्यों जरूरी है, बिकॉज आवर मिशन एंड विजन इज अलाइंड। तो वी नीड टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स कलेक्टिवली। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एक दूसरे को बिला झिझक, इतना हमारे अंदर जो है ना ये चीज एस्टेब्लिश होनी चाहिए एटलीस्ट हमारे ग्रुप्स में, कि अगर हम किसी को फीडबैक दे, क्रिटिसाइज करें कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन में ये ठीक नहीं था, तो वो बुरा ना माने और हमें भी झिझक ना हो ये करते हुए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम ये फीडबैक में जो है ना ये पढ़ेंगे कि फीडबैक कैसे देना है और कैसे लेना है एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। लेट्स फीडबैक फॉर्म यहाँ पे भेज देते हैं। हसन, यू विद मी? हसन, अच्छा हसन नहीं है। Do we have here Wasim? No, Wasim is also not here. कहाँ गए सारे मेरे को होस्ट? अच्छा, क्वेश्चंस कर लेते हैं साथ में, मैं ना फिर फीडबैक फॉर्म यहाँ भेजती हूँ। तो प्लीज प्लीज मेरी सारी प्रेजेंटेशंस को दोबारा भी अगर कोई देखे पिछली भी, तो ये सारी चीजें नोट करके ना आपने मुझे भी फीडबैक देना है, ठीक है? तो नेक्स्ट में हम लोग बाकी दो ग्रुप्स जो है ना वो करेंगे, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। इसके अंदर अभी पॉइंट्स और भी आने हैं, ये सिर्फ ये पॉइंट्स नहीं है। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेशन। उसमें अब आपको पहले से पता है टॉपिक क्या है, तो इसी आज वाली प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा हम समराइज करेंगे, सॉरी रिव्यू करेंगे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 2 ग्रुप्स ऑफ आवर स्किल प्रेजेंटेशन स्किल्स। जज़ाकल्लाह खैर एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।